यूनिट 2 के चैप्टर 2 प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी को देख रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि अच्छे प्रोग्राम क्या होते हैं, क्या बुरे प्रोग्राम होते हैं, और बुरे प्रोग्राम और अच्छे प्रोग्राम केवल मतलब ये है कि आपकी प्रोग्रामिंग स्किल से तो इसका लेना देना है ही थोड़ा बहुत, लेकिन किस तरीके से ये कंप्यूटर में जाएगा, किस तरीके से सीपीयू इससे डील करेगा, ये मेन चीज आती है। जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं उसको ये प्रोग्राम कैसे अपने आप को पेश करने वाला है और अपना रिजल्ट लेने वाला है। कोई भी प्रॉब्लम जो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम या रियल लाइफ प्रॉब्लम आपके सामने आएगी, जैसे आप सॉफ्टवेयर वाले हैं, कंप्यूटर साइंस वाले हैं, तो आपके सामने कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। फिर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका होगा, ऐसा तो नहीं कि कोई एक रैंडम तरीके से सॉल्व कर ले। हर चीज का एक तरीका होता है जो एक्सपीरियंस से आता है, जो लेड डाउन प्रोसीजर से आता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी देखेंगे। इसके अलावा जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, चाहे वो हम किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखें, चाहे वो असेंबली लैंग्वेज में ही क्यों ना लिखें, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज है, तो कौन कौन से एरर्स हो सकते हैं नॉर्मली जो होते हैं उसको भी देखेंगे। सबसे पहले एक कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखना एक स्किल है। मैं आपको पहले ही बता दूं, बहुत जरूरी है बताना, कि एक तो सीखते हैं आप, और एक लॉजिक होता है, जो आईक्यू होता है, लॉजिक होता है। ये दोनों ही काम करेंगे, एक आईक्यू और एक लर्निंग। अगर आपने इसको दोनों को जोड़ दिया तब आप एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लिख सकते हैं। पहले, सबसे पहले आपको प्रोग्राम को समझना पड़ेगा। कहीं बोलते हैं ना कि अरे मेरी बात सुन लीजिए पहले। जो अच्छा लिसनर होता है वही अच्छा बोलने वाला होता है, वही अच्छा समझने वाला होता है। तो वही अच्छा समझता है जो प्रॉब्लम को पहले अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करता है और सोचता है लॉजिकली कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। जैसे ड्राइविंग कार है, बहुत सारी बुक्स हैं। जब तक आप कार के अंदर नहीं जाएंगे, ड्राइव करना नहीं सीखेंगे, मुश्किल हो सकती है। केवल आप पढ़ के सीख लें, थोड़ा मुश्किल होगा। यही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में है। कंप्यूटर प्रोग्रामर कोई भी जो चैंपियन भी होगा, वो ऐसा नहीं कि पहली बार प्रोग्राम लिख लेगा और उसके कोई भी एरर नहीं आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप प्रोग्राम लिखेंगे, उसे टेस्ट करेंगे, उसमें जो एरर्स आएगी उसको ट्रबल शूट करेंगे, डिबग करेंगे और मेंटेन करेंगे कंप्यूटर प्रोग्राम को। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का मतलब ही ये है, इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, टेस्टिंग, ट्रबल शूटिंग, डिबगिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। एक इफेक्टिव प्रोग्राम क्या होगा? वो जो गलत इनपुट पर भी सही आउटपुट देगा। अब आप जरा कंफ्यूज होंगे कि ये क्या बोल गया मैं। गलत इनपुट पे भी वो आपको बताएगा कि देखिए साहब, ये गलत इनपुट है। जितने भी इनपुट पॉसिबल है उसके लिए वो बनाया गया होगा। एक सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो करेंगे, उसमें अलग अलग प्रोग्राम स्ट्रक्चर के देखेंगे, प्रोग्राम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर होता है वो ये है कि हम बड़े सी चीज को, जैसे अगर कहीं शादी हो रही है, तो इतनी बड़ी शादी का इवेंट एक आदमी नहीं संभाल सकता। एक को बोलेंगे देखो साहब आप सब्जी ले आना, एक को बोलेंगे आप जरा कैटरर से बात कर लेना, एक को बोलेंगे आप जो अ, हम सजाने वाले हैं उसको देख लेना, एक को बोलेंगे कि आप मेकअप वगैरह देख लेना। ऐसे अलग अलग काम बांट देंगे। तो क्या होगा कि हम टॉप डाउन अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। एक बॉटम अप्रोच है जो बड़ी पॉपुलर अप्रोच है। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर दीजिए, अलग अलग फंक्शंस, मॉड्यूल कह सकते हैं, फिर उनको जोड़ दीजिए और फिर एक मेन प्रोग्राम बन जाता है। तो इस तरीके से अगर आप छोटे भागों में डिवाइड करेंगे तो उसको समझना भी, बनाना भी और उसको डिबग करना भी आसान हो जाएगा। तो अच्छा प्रोग्राम क्या है? व्हाट इज अ गुड प्रोग्राम? अच्छा प्रोग्राम मतलब यह है कि आपको वो करेक्ट रिजल्ट दे और तेज दे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मान लीजिए एक प्रोग्राम आपने बनाया और वो आपको करेक्ट रिजल्ट दे रहा है 2 मिनट में, 2 मिनट में एग्जांपल ले रहा हूं, 2 मिनट में नहीं देता है, आजकल के कंप्यूटर तो नैनो सेकंड्स में दे देते हैं। एक प्रोग्राम P2 है जो आपको
5 मिनट में दे रहा है, दोनों एक ही प्रोग्राम है, दोनों मान लीजिए फैक्टोरियल निकालना है, थोड़ा सा एग्जैगरेट कर रहा हूं मैं, 2 मिनट 5 मिनट केवल एग्जाम्पल के लिए। अब देखिए एक प्रोग्राम आपने बनाया 2 मिनट में रिजल्ट दे रहा है, एक प्रोग्राम बनाया 5 मिनट में दे रहा है। आप सोचिए कौन सा प्रोग्राम अच्छा है, ये 2 मिनट वाला है ना, रिजल्ट दोनों दे रहे हैं सही, लेकिन फास्टर कौन सा है। इसके अलावा अब चलिए एक बात करते हैं, ये 2 मिनट वाले में जो प्रोग्राम दे रहा, रिजल्ट दे रहा है, ये ले रहा है आपकी 10 GB, और 5 मिनट में जो प्रोग्राम आपको रिजल्ट दे रहा है वो मान लीजिए ले रहा है 256 MB। मतलब ये है कि ये ह्यूज मेमोरी ले रहा है, ये बहुत थोड़ी सी मेमोरी ले रहा है, तो आप किसको देखेंगे। इस समय ये प्रोग्राम बढ़िया हो जाएगा, जो 5 मिनट में तो दे रहा है लेकिन मेमोरी बहुत कम ले रहा है। तो मेमोरी, टाइम और करेक्टनेस, ये सारी की सारी चीजें इसमें आती हैं। तो हमारे पास कुछ गाइडलाइंस हैं या गाइडलाइंस होने चाहिए किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए। तो अभी हम देखेंगे कि क्या अच्छी प्रोग्रामिंग हैबिट्स हो सकती हैं जिसपे लोगों ने एग्रीमेंट दिया है, जिसके ऊपर लोगों ने पेपर लिखे हैं, रिसर्च पेपर लिखे हैं, जिसपे अलग अलग जो कम्युनिटीज हैं सॉफ्टवेयर की, कंप्यूटर साइंस की, उन्होंने एग्रीमेंट दिया हुआ है, लोग उसको फॉलो कर सकें। सबसे पहला है क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब होता है जैसे आपने लिखा C इज इक्वल टू A प्लस B, ये लिख दिया, ये बिल्कुल क्लियर है, A और B जुड़ेगा। लेकिन अगर आपने ये लिख दिया A बाय B प्लस C, अब इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा, या इंटू B इंटू C कर दिया। अभी मुझे तो पता है कि प्रोग्रामिंग में क्या होगा, मुझे पता है कि B इंटू C पहले होगा या A बाय B क्या होगा, लेकिन अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो क्यों ना आप यहां ब्रैकेट लगा दो, है ना। तो ऑपरेटर्स, ये प्लस डिवाइड हो गए, ये ऑपरेंड्स हो गए, कुछ कांस्टेंट भी हो सकते हैं, मान लीजिए आप पाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, ये कांस्टेंट्स हो गए। तो जो आपने लिखा है वो यूजर, कोई यूजर है उसको समझ सके। आप तो समझ जाएंगे, कंप्यूटर साइंस इतना एडवांस हो गया है कि कंपाइलर को पता है कि पहले मैं इनटू करूंगा या डिवाइड करूंगा, जबकि दोनों का लेवल एक ही है। दोनों का जो, अगर इसमें प्लस होता तो पहले इनटू होता फिर बाद में प्लस होता, बॉडमस सिंपल सोच लीजिए आप। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, लेफ्ट से जो सेमीकोलन आएगा उससे लेफ्ट से चलेगा, वो कंपाइलर को पता है, लेकिन एक यूजर को कैसे पता चलेगा। तो एक किसी भी एक्सप्रेशन जो आप ये देख पा रहे हैं, सिंपल एक्सप्रेशन है, इसको यूजर समझ सके। तो आप जब भी एक्सप्रेशन लिखेंगे इस तरीके, क्योंकि कंप्यूटर साइंस इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन होती है, आप देखेंगे कंप्यूटर कोड में बहुत सारे एक्सप्रेशन लिखे होंगे, क्योंकि कंप्यूटेशन करना है हर जगह। अगर कंप्यूटेशन नहीं करना होता तो आपको एक बीइंग अ कंप्यूटर साइंस वाला आपको देते ही क्यों किए काम, वो खुद ही कर लेते, है ना। और क्यों उसको ऑटोमेट करते, क्योंकि डिफिकल्ट है इसलिए ऑटोमेट करना है उसको। तो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहली चीज ये है कि आप लाइब्रेरी फंक्शन यूज करिए प्रोग्राम्स को पावरफुल बनाने के लिए। अब देखिए एक तरीका ये है कि आपको x क्यूब करना है, तो आप क्या करेंगे, x इंटू एक्स इंटू एक्स। सिंपल तरीका है, हम कॉपी किताब में कॉपी में करते हैं अपने, हमने बहुत किया है ये। अब कंप्यूटर साइंस में क्या होता है, जो भी लैंग्वेज है, जैसे C++ का मैं एग्जांपल ले लूं, तो उसके पास पावर फंक्शन है, POW करके एक फंक्शन है, पावर नहीं होता, POW है ये। अब पावर फंक्शन अगर आप यूज करेंगे और यहां पर देंगे x, जो भी वेरिएबल आ रहा है, (3), तो ये अपने आप x की क्यूब चढ़ा देगा। इससे फायदा क्या हुआ कि आप किसी भी इसी प्रोग्राम को x टू द पावर 10 भी कर सकते हैं, आपको 10 बार x नहीं लिखना पड़ेगा। x की पावर आप 90 भी कर सकते हैं, केवल एक यहां चेंज करने से। तो जो लाइब्रेरी फंक्शंस, मतलब जो फंक्शन C++ ने, आपके डेवलपर्स ने आपको ऑलरेडी बना के दिया है, जो लाइब्रेरी फंक्शंस मतलब होते हैं वो फंक्शन जो C++ दे रहा है, यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं जो आप बनाते हैं अपने सहूलियत के लिए, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो जो लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, वो लाइब्रेरी फंक्शंस आप क्यों नहीं यूज करें, पहली चीज तो ये होगी। फिर है सिंप्लिसिटी। देखिए कि किस एक बहुत पहले चीज निकली थी जिसका मतलब होता है कीप इट सिंपल। ये ऐसे नहीं बोलूंगा, इसका मतलब बहुत अच्छा नहीं होता है, वैसे स्टूपिड होता है। तो कीप इट सिंपल, इसका मतलब यह है कि हर चीज जितनी सिंपल होगी, आप अगर किसी चीज को कॉम्प्लेक्स बना के बताएंगे, यानी कोई एक लेक्चर दे रहा है
और वो कॉम्प्लेक्स चीजें बता रहा है, आप बैठे हुए हैं, आप बोर हो जाएंगे, 10 मिनट में बोर हो जाएंगे। लेकिन वही अगर कॉम्प्लेक्स चीज कोई अगर बहुत सिंपली बता रहा है, बहुत अच्छे से बता रहा है, तो आप उसको सुनेंगे 1 घंटा और बोलेंगे नहीं साहब और कंटिन्यू करिए। तो जो सिंप्लिसिटी है और वही आपको रखनी है ताकि जो एक्सप्रेशन है उसकी क्लैरिटी आ जाए। जैसे अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, x इज इक्वल टू ए प्लस वी माइनस यू प्लस वी बाय। अब आपका ये एक्सप्रेशन आपको अलग करना है, ये आपका अलग है, ये आपका अलग है, तो आप क्या करेंगे, a प्लस बी को अलग लिख देंगे और x प्लस वाई को अलग कर देंगे, है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी। तो कोई भी चीज जैसे x1 को अलग कर लीजिए, जैसे ये x है और ये y है, तो x को आप क्या करें, a प्लस बी बाई ए माइनस बी, x2 है ये वाला, ठीक। आपको a माइनस बी या x प्लस वाई जो भी करना है, ये मैं इस पे ध्यान मत दीजिए। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि एक x1 एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन है जिसमें बहुत सारी चीजें लिखी है, बिल्कुल इस पे ध्यान मत दीजिए। x पे बहुत सारी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, x बहुत सारी चीज लिखी है, क्यों ना इसको x1 और x2 में तोड़ दिया जाए। जैसे मान लीजिए a प्लस बी इंटू डी माइनस सी है, तो इस डी a प्लस बी को आप एक ले लीजिए x1, और इस d माइनस सी को आप ले लीजिए x2, और फिर बाद में x इज इक्वल टू या फाइनल जो भी x3 करना है आप x1 इंटू x2 कर दीजिए। तो इससे सिंपल भी हो जाएगा, क्लैरिटी भी आ जाएगी, राइट। तो हमेशा जितना सिंपल रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। और ध्यान रखिए जो भी आप प्रोग्राम बना रहे हैं ना, वो आगे जाके कोई उसे मेंटेन करने वाला है, समझने वाला है, इसको मेंटेन करेगा, चेंज करेगा, तो उसको ये चीज समझ में आनी चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं कि ट्रिक यूज करते हैं। ट्रिक का मतलब ये है कि वो कोशिश करते हैं कि उनका आईक्यू और लॉजिक लगा के वो बेहतरीन बना दे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो आगे समझने के लिए मुश्किलात पैदा करता है। तो ये ट्रिक्स थोड़ा सा कम यूज करिएगा और सिंपल जितना रखेंगे उतना अच्छा है। नेम, नेम फॉर आइडेंटिफायर्स। अब आपने एक नाम लिखा XYZ और आपने लिखा सिंपल अंडरस्कोर इंटरेस्ट। XYZ भी वेरिएबल का नाम है, सिंपल इंटरेस्ट भी नाम है। किसी एक बंदे ने क्या किया कि XYZ रखा, आपने रखा सिंपल इंटरेस्ट। अब जब 10 साल बाद, 4 साल बाद, 2 साल बाद कोई आएगा और वो देखेगा कि ये वेरिएबल का नाम क्या है, आप क्या समझते हैं कि किसको समझ में आएगा, कौन सा वेरिएबल समझ में आएगा। तो ये जो वेरिएबल है ये एम्बिगुअस है, यानी कि इसकी कोई मीनिंग नहीं। जैसे आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो आप एरिया अंडरस्कोर ट्राइंगल कर सकते हैं या एरिया अंडरस्कोर ट्राई कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से नाम रखते हैं। तो हर एक कांस्टेंट या वेरिएबल का एक नाम होता है, या वेरिएबल क्यों होता है, एक्स इक्वल टू एक्स ले लिया आपने वेरिएबल, क्योंकि ये प्रोग्राम में चेंज होगा। एक्स को 2 वैल्यू मिलेगी, कभी एक्स को 5 वैल्यू मिलेगी कभी, तो इसलिए वेरिएबल कहते हैं इसको। कांस्टेंट जो हमेशा फिक्स रहता है, जैसे पाई आपने कर दिया 3.14 और इसके आगे कॉन्स्ट लगा दिया, यानी कांस्टेंट कर दिया, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसको चेंज करने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं होगा ये। तो आइडेंटिफायर में आप A to Z, स्मॉल A to Z यूज कर सकते हैं, 0 to 9 यूज कर सकते हैं और अंडरस्कोर कर सकते हैं। बस स्पेशल कैरेक्टर केवल यही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। आप ये नहीं कर सकते कि ABC $093, ऐसे नहीं कर सकते आप, ये नहीं कर पाएंगे। हाँ, अंडरस्कोर से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन देखिए अंडरस्कोर से जो सिस्टम कॉल्स होती है या सिस्टम से करीब जो वेरिएबल होते हैं वो अंडरस्कोर से शुरू होते हैं। तो कोशिश करिए कि आप इस तरीके से नाम दीजिए, सिंपल अंडरस्कोर इंटरेस्ट। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट करना है तो कंपाउंड अंडरस्कोर इंटरेस्ट, ऐसा नाम रखना है। मीनिंगफुल नाम कैसे देंगे, जैसे आपको एरिया निकालना है स्क्वायर का, तो स्क्वायर का एरिया जैसे ये है तो एक साइड होगा तो साइड नाम दे दीजिए, पूरा साइड नाम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और एरिया निकालना है तो पूरा एरिया नाम लिख दीजिए। थोड़ा सा लिखने में तकलीफ हो सकती है उस समय के लिए, क्योंकि बहुत प्रेशर ज्यादा होता है, प्रोग्राम लिखना है, कल देना है। लेकिन एक बार आपने ये एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड लिख दिया तो आप देखेंगे, वैसे एरिया साइड स्क्वायर होता है, तो ये देखते ही आप और कोई भी समझ जाएगा, टीचर समझ जाएंगे, आपके बॉस समझ जाएंगे, आपके मित्र समझ जाएंगे कि आपने एरिया निकालने की कोशिश की है, और एरिया साइड इंटू साइड वो क्लियर समझ जाएंगे कि आप स्क्वायर का एरिया निकालना चाहते हैं। तो ये नाम जो है यही सेल्फ सफिशिएंट हो गया वेरिएबल का, जिससे आपको और आगे आने वाले जो भी इसको मेंटेन करने वाले उनको दिक्कत नहीं होगी। नेम, जैसे मैंने कहा पाई इक्वल टू 3.14, तो अगर मैं लिख दूं कि
वही मैंने कहा ABC इक्वल टू पाई, दिस 3.14, ये 3.14 मुझे दिख तो रहा है कि कांस्टेंट होता है, लेकिन हाउ अबाउट दिस ABC, कैसे पता चलेगा? प्रोग्राम में ABC लिखा हुआ है, ABC से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर आप पाई लिख दें तो एक बार में समझ में आ जाएगा कि पाई क्या होता है। और जैसे आप नाम है कस्टमर, अकाउंट, अकाउंटेंट, ऐसे नाम सेम नाम मत रखें, क्योंकि ये क्या होगा, जब प्रोग्राम बड़ा हो जाता है तो ये दोनों एक जैसे दिखने लगते हैं। ह्यूमन बीइंग है हम लोग को एक जैसे दिखने लगते हैं, है ना? तो ये नाम एक जैसे मत रखिए, थोड़ा सा वेरिएट करिए इसको। और एक लेटर आइडेंटिफायर मत बनाइए कभी, जैसे एक्स, ये जैसे पाई लिखना है तो एक्स कर दिया आपने, एक्स इक्वल टू 3.14, ऐसे मत करिए। अगर आपको करना भी है, जैसे आई से रिप्रेजेंट करना है पाई को, तो पाई अंडरस्कोर एक्स कर दीजिए, ये एक्स अंडरस्कोर पाई कर दीजिए। कमेंट्स, ये प्रोग्रामिंग के हिसाब से, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से ये बेकार चीज है। मैं आपको सत्य बता दूं, मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये बेकार चीज है, क्योंकि कंपाइलर इसको पढ़ता ही नहीं है। कंपाइलर को कमेंट समझ में आते ही नहीं। कंपाइलर कमेंट को उठाता है और एक डस्टबिन में डाल देता है। बट आपके लिए और मेरे लिए कमेंट से ऊपर कुछ नहीं है, कमेंट से बड़ा कुछ नहीं है। आपने जैसे देखा, प्रोग्रामिंग करने से पहले हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम बनाते हैं, फिर उसके बाद फ्लो चार्ट बनाते हैं, फिर प्रोग्राम पे आते हैं। तो आप ये कहेंगे कि एल्गोरिथम जो आपने बनाया फ्लो चार्ट, वो तो डब्बे में डालेंगे ना आप, रिसाइकल बिन में, क्योंकि अल्टीमेटली तो कोड ही चलना है। ऐसा नहीं, अगर आपका फ्लो चार्ट और वो अच्छा नहीं बना, आपका एल्गोरिथम, तो आपका प्रोग्राम कभी अच्छा नहीं चलेगा, वो फेल होगा ही होगा, या दिक्कतें आएंगी उसमें, जब तक आप प्री वेरीफाई नहीं करेंगे। कमेंट का मतलब ये होता है कि आप जब कोई कोड लिखते हैं, जैसे आप यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स चीज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक कमेंट बनाते हैं। मैं C++ का लिख रहा हूँ कमेंट, दिस इज फॉर से फैक्टोरियल, यहां लिख दिया आपने कमेंट में। ये सिंगल लाइन, ये सिंगल लाइन के लिए डबल स्लैश करते हैं, जिसे फॉरवर्ड स्लैश कर रहे हैं, और मल्टी लाइन के लिए इस तरीके से स्लैश स्टार, और यहां लिख के स्लैश स्टार से एंड करते हैं। तो जो प्रोग्राम में आपने कमेंट लिखे हैं, वो आपके लिए, और जो आगे मेंटेन करने वाला है, समझने वाला है, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अंग्रेजी में आप लिख देंगे तो अगली लाइन जो आ रही है वो क्लियर समझ में आ जाए कि अरे ये क्या चीज है, ये तो यही चीज है। अगर आपने कमेंट नहीं लिखा तो कैसे समझ में आएगा? डिबग करना कितना कोई मुश्किल होगी, तो डिबग कैसे किया जाएगा उसको? तो अगर आप देखें पाइथन में कमेंट इस तरीके से किया जाता है, हम इसको पाइथन को बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। और जो लाइन कमेंट है उसको इस तरीके से किया जाता है पाइथन, मैंने C++ बताई दी आपको, जावा में भी इसी तरीके से यूज होता है। तो ध्यान रखिएगा कि सिंपल इंग्लिश में कमेंट्स ऐड करिए, कमेंट्स बहुत अच्छे लिखिए, और बड़े लिखने हैं तो बड़े लिख दीजिए, कोई बात नहीं। तो कमेंट बहुत जरूरी है। जैसे अगर आपने ये लिखा, एक राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 यूजिंग व्हाइल लूप इन पाइथन, पाइथन में 1 से लेकर 100 तक आपको नंबर प्रिंट करने। तो आप क्या करेंगे, a इक्वल टू 1 वाइल a इज लेस देन 100, आप कोलन लगाएंगे, प्रिंट a इज इक्वल टू a प्लस 1, राइट। अब इसमें क्या हुआ कि इसके आगे आपने एक कमेंट लिख दिया, पाइथन में हैश से कमेंट लिख रहे हैं, हैश लगाते हैं, तो आपने बता दिया कि वाइल कमेंट। और अगर चाहे तो इसके ऊपर एक हैश लगा के ये भी लिख सकते हैं, प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। कितना बढ़िया रहेगा। जैसे यूजर आएगा कोई और, तो वो समझेगा कि इस लाइन को देखते ही, हाँ 1 से 100 तक का प्रोग्राम है, यहाँ वाइल यूज किया है। अब हर जगह देखिए, यहाँ प्रिंट एक ही जगह, यहाँ कमेंट लिखने की जरूरत नहीं, वो क्लियर दिख रहा है कि यहाँ प्रिंटिंग हो रही है। यहाँ लिख सकते हैं इंक्रीमेंटिंग द नंबर बाय 1। तो कमेंट जितने ज्यादा रहेंगे, जितने सटीक रहेंगे, उतना आपको फायदा होगा। इंडेंटेशन, इंडेंटेशन का मतलब ये है कि जो आप व्हाइट स्पेसेस जो होते हैं, जो कीबोर्ड से आप जब दबाएंगे की, जब आपको कोई भी कंटेंट दिखाई ना दे आपके स्क्रीन पे, उसे व्हाइट स्पेस कहते हैं। जैसे टैब दबाएंगे, स्पेस दबाएंगे, कुछ दिखाई नहीं देगा, केवल कर्सर आगे बढ़ जाएगा। ये सारे व्हाइट स्पेसेस इंडेंटेशन के काम में आते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि मान लीजिए, एक चीज बताता हूं आपको मैं, एक स्कूल की असेंबली हो रही है, अगर यहाँ पर लाइन नहीं बनाई जाए, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, सेकंड की लाइन नहीं बनाई जाए, तो कैसे हो जाएगा, सबके सब एक साथ खड़े हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सी क्लास कौन सी है। तो अगर इंडेंटेशन का मतलब है अरेंजमेंट, इंडेंटेशन का मतलब ये है ग्रुपिंग ऑफ स्टेटमेंट, ग्रुपिंग ऑफ क्लास मेंबर्स। तो आप क्या करेंगे, अगर ये लिखेंगे इफ a इज ग्रेटर देन b,
प्रिंट ए इज बिग, फिर एक बताया कि पहला ब्लॉक है, ये कमेंट हो गया, एल्स प्रिंट बी इज बिग। अगर बाई चांस मैं इसको छोड़ के यहीं पे कर दूं, इफ दिस, ये लाइन यहां लगा दूं और एल्स करके ये लाइन यहां लगा दूं, तो ये कितना देखने में तो खराब लगेगा ही लगेगा, साथ में समझने में भी खराब लगेगा और आपकी डिबगिंग में भी बहुत दिक्कत आएगी। तो यहां हमने क्या किया, इसको प्रॉपर इंडेंटेशन दिया, एक ब्लॉक बनाया, ये अलग इंडेंटेशन है, यानी अरेंजमेंट अच्छे से किया, देखने में अच्छा लगा। मल्टीपल लाइंस तो है इसमें, लेकिन और जो व्हाइट स्पेसेस हैं वो तो कंपाइलर वहीं छोड़ देगा, तो कंपाइलर के लिए कोई हमारे साथ ये नहीं है कि व्हाइट स्पेसेस ज्यादा लगा देंगे तो कंपाइलर को ज्यादा मेहनत मेहनत लगेगी। तो ये ब्लॉक को हमने अलग से कंस्टिट्यूट किया, ये ब्लॉक को अलग से कंस्टिट्यूट किया, क्योंकि इफ अलग काम करता है, एल्स अलग काम करता है। एक साथ लिख देंगे, इंडेंटेशन नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। अच्छी प्रोग्रामिंग के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे गुड प्रोग्रामिंग के लिए? तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हर एक कंप्यूटर के पास एक इंस्ट्रक्शन सेट होता है जो भी काम करने के लिए, जैसे जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसका अपना खुद का इंस्ट्रक्शन सेट होता है। पूरी तरीके से ये डिपेंड करता है कि आप क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उस माइक्रो प्रोसेसर को या उस सिस्टम को, यानी कि आप सही सही कमांड दे रहे हैं, सही कोड लिख रहे हैं, करेक्ट कोड दे रहे हैं, क्या आपका आउटपुट सही आ रहा है। तो अगर कंप्यूटर को पूरी तरीके से कंप्यूटर के रिसोर्सेज प्रॉपरली यूज करने हैं और रिजल्ट अच्छे से देना है, तो उसके लिए एक अच्छे प्रोग्राम की कुछ या प्रोग्रामिंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। पहली ये है फ्लेक्सिबिलिटी। जो भी चेंजेस अगर आप करना चाहें, अगर बाय चांस अगर आपको कहा जाए नहीं ये प्रोग्राम ठीक नहीं है दोबारा लिखो, तो आप घबरा गए, ये कभी नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सिबल आप ऐसा प्रोग्राम बनाइए कि उस प्रोग्राम को अगर पूरा भी चेंज करना पड़े तो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत सारे पर्पस सॉल्व करती है। जैसे अगर कैड सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये कोई भी यूज कर पा रहा है, इंजीनियरिंग वाले भी यूज कर रहे हैं, ड्राफ्टिंग, प्रिंटिंग, सर्किट लेआउट, तो एक ही प्रोग्राम, एक ही सॉफ्टवेयर कहां कहां नहीं चल रहा है, जबकि ये बनाया किस लिए गया था, मैकेनिकल वाले लोगों के लिए बनाया गया था। आज ये सब यूज कर रहे हैं, बल्कि सिविल वाले भी यूज करते हैं इसको, रिमोट सेंसिंग जीआईएस वाले भी यूज करते हैं। तो जो आप प्रोग्राम बना रहे हैं वो अपडेट होंगे, आगे चल के चेंज होंगे, सॉफ्टवेयर चेंज होंगे, मॉडिफाई होंगे, बगैर चेंज के कुछ नहीं होता। चेंज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो फ्लेक्सिबल बनाइए, चेंज के लिए तैयार बनाइए। यूजर फ्रेंडली। कोई एक नया बंदा आया और उसने आपका सॉफ्टवेयर या आपका प्रोग्राम देखा, अगर वो उसको समझ जाए, उसको अच्छी तरीके से करने लगे, प्रोग्राम को समझ जाए, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और वो जब एग्जीक्यूट हो तो भी वो अंडरस्टैंड करे, समझ जाए, वो समझ जाए कि इनपुट क्या देना है, आउटपुट क्या देना है उसको। जैसे आपने कुछ इनपुट आउटपुट दे दीजिए और अंदर आपने ये बताया कि कीबोर्ड प्रेस करिए, तो उसको तो पता नहीं ना कीबोर्ड भी प्रेस करना होता है, कीबोर्ड में एक्स प्रेस करूंगा तभी होगा। तो आपने ना तो उसको यूजर फ्रेंडली रखा, ना उसको बताया, सब चीजें उसके सामने हो, बताएं, उसके द्वारा समझने योग्य हो और मॉडिफाई कर सके वो। यूजर को आप ये फीलिंग दीजिए, ये अपॉर्चुनिटी दीजिए कि वो चीजों को चेंज कर सके, वेरी कर सके। यूजर फ्रेंडली बनाइए, वो इस प्रोग्राम को देख के खुश हो, इस प्रोग्राम को देख के लगे अरे यार कितना टिपिकल प्रोग्राम है, बड़ी मुश्किल हो रही है। पोर्टेबिलिटी, ध्यान रखिएगा, आपके पास कौन सा मोबाइल है, एप्पल, एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक किसी के पास सैमसंग है, किसी के पास असूस है, कितने प्लेटफॉर्म्स है, कितने, इसके पास कौन सा प्रोसेसर होगा, इसके पास कौन सा होगा, इसके पास कौन सी मदरबोर्ड होगा, आपको कुछ पता नहीं। ये बस पता है कि सबके पास अलग अलग होगा। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है इसके, ये तो इसमें आपका एप्पल आईओएस चल रहा है, इसमें आपका एंड्रॉइड चल रहा है, मोबाइल के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन इसको आप जनरलाइज करिएगा कंप्यूटर साइंस में। यानी आपके इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है विंडोज 10, किसी के इसमें और ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, कोई मैक चला रहा है, कोई लिनक्स चला रहा है। आपने प्रोग्राम लिखा तो सही, सारा को सारा विंडोज पे बना दिया, विंडोज के हिसाब से चेक कर दिया, लेकिन व्हाट अबाउट अदर प्लेटफॉर्म? तो जैसे ये दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएगा वहीं पे ये बैठ जाएगा, या इसको बोला जाएगा कि नहीं यहाँ ये चेक नहीं किया। तो जब आप कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे वो इस हिसाब से बनाएंगे कि वो हर जगह यूजेबल हो। ओके, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे क्योंकि वो ज्यादा पोर्टेबल होती है असेंबली लैंग्वेज। हम ये भी देखेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज में ही प्रोग्राम करेंगे, जैसे पाइथन में करेंगे तो वो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है।
तो कोई भी आप चीज बनाएंगे तो वो हर प्लेटफॉर्म में चलनी चाहिए, चाहे वो हार्डवेयर हो चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें चाहे हार्डवेयर या माइक्रो प्रोसेसर या और जो साथ में रिसोर्सेज होते हैं कंप्यूटर साइंस के या कंपोनेंट्स होते हैं। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि जैसे ही आपने प्रोग्राम लिखा और या सॉफ्टवेयर लिखा और वो आपने सिस्टम पे डाल दिया, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लेकिन जरा सा सिचुएशन चेंज हुई, ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ भी चेंज आया, आपका प्रोग्राम चलना बंद हो गया, वो कहेगा दिस फाइल नॉट फाउंड, दैट फाइल नॉट फाउंड, और या अनएक्सपेक्टेडली बिहेव कर रहा है। तो आप ये कह नहीं सकते कि मेरा प्रोग्राम रिलायबल है। रिलायबल का मतलब ये है कि हर एक कंडीशन में अगर वो फेल भी होता है तो ग्रेसफुली फेल हो, ग्रेसफुली डिग्रेडेशन हो उसका। अगर कोई चीज गलत आ रही है, गलत दी जा रही है, तो वो एक प्रॉपर मैसेज शो करे, देखिए साहब आपने गलत मैसेज डाला है, ये डालिए। तो रिलायबल होना चाहिए आपका प्रोग्राम, लोग उस पर रिलाय कर सके, आपके सॉफ्टवेयर पर रिलाय कर सके। सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड, इसका मतलब क्या है? जहां पर आपने आइडेंटिफायर सही से यूज किए, आपको याद होगा सिंपल अंडरस्कोर इंटरेस्ट, अगर आप नाम इस तरीके से रखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो जो सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड होगा वही आपका अच्छा प्रोग्राम कहला जाएगा। तो इसमें कमेंट का बहुत रोल आ जाएगा, जितने अच्छे कमेंट लिखेंगे, जितना क्लैरिटी लाएंगे प्रोग्राम में, उतना बढ़िया रहेगा। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस क्या होता है? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, कोई आपके पास प्रॉब्लम आई, उसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए जनरल लाइफ में भी आप जो करते हैं ना वही करना है, इसमें कोई अलग चीज नहीं आएगी। तो आपके पास सबसे पहले स्पेसिफिकेशन आनी चाहिए कि यूजर को चाहिए क्या। यूजर कहेगा कि मुझे मैगी बनवाना है आपसे, आप उससे समझेंगे कि इसको नूडल्स बनाना है। नूडल्स बनाने का तरीका अलग हो सकता है, मैगी बनाने का तरीका अलग हो सकता है। तो अगर आप चीजें नहीं समझे तो आगे आप उसको नूडल बनाने का तरीका बता देंगे, जबकि वो कहेगा अरे साहब मैंने तो आपसे मैगी बनाने का तरीका पूछा था। तो सबसे पहला स्पेसिफिकेशन, यूजर अपने बारे, वो केवल आपको बता सकता है मुझे ये करवाना है, वो आपको चीजें क्लियर नहीं कर सकता, वो आपको समझनी पड़ेगी, राइट? तो प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जिसमें 4 स्टेप होते हैं। पहले तो आप प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लीजिए, फिर एक प्लान बनाइए जिससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, फिर उसको एग्जीक्यूट करिए और फिर इवैल्यूएट करिए। देखिए ये चौथा जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे मैंने ये 3 तो कर दिए, बहुत अच्छा प्रोग्राम मेरा चल गया, लेकिन इवैल्यूएट करिए कि आपने उसको बोला, उसने कहा मैगी बनाने के लिए, आप उसको नूडल का तरीका बता रहे हैं, जबकि आपके दिमाग में क्या आएगा, मैगी और नूडल तो एक ही बात है, इसमें अंदर क्या है? नूडल चाउमीन भी हो सकता है ना? अलग अलग चीज है ये दोनों। तो इवैल्यूएट करना पड़ेगा आपको, चीजों को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है? पहले प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझिए। अगर प्रॉब्लम नहीं समझ में आती है तो आगे तो काम बढ़ेगा ही नहीं। अगर प्रॉब्लम नहीं समझ में आती है तो आप क्या इनपुट ले रहे हैं और क्या आउटपुट देना चाहते हैं और क्या बीच में प्रोसेसिंग करेंगे, ये सारी की सारी गड़बड़ा जाएगी, राइट? फिर आपको ये देखना है कि क्या इंफॉर्मेशन जो हमें मिली है ये पूरी तरह पूरी है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यूजर के पास दोबारा जाइए, फिर पूछिए कि साहब ये हमने किया है, क्या ये सही है? यूजर बोलेगा नहीं 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 ऐसा होना चाहिए, तो आपको और चीजें इनपुट मिलेगी। एक दो मीटिंग से काम नहीं चलेगा। अगर आपको रियली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो पूरी तरीके से आपको उसके जूते में अपना पैर डालना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको केवल कोड लिखना है। आपको मान लीजिए ये फाइनेंशियल वाला है, फाइनेंशियल एक्टिविटी देखता है, तो फाइनेंस में पूरा घुसना पड़ेगा अंदर। फिर आपको समझ में आएगा कि भाई बैलेंस शीट क्या होती है, आपको पता चलेगा कि क्रेडिट और डेबिट क्या होता है, ऑटो ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ये सब समझ में आएगा। फिर आप कर पाएंगे। डिवाइसिंग अ प्लान, अब प्लान बनाना है सबसे इंपॉर्टेंट। इसके लिए क्या होता है कि कंप्यूटर साइंस में सबसे पहले स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट होता है। उसके बाद क्या होता है कि हम स्पेसिफिकेशन को लेने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से डीएफडीज में, स्ट्रक्चर चार्ट में या और तरीके से उसको दिखाते हैं। यानी आप पूरी तरीके से दिखाएंगे कि कहां से क्या होने वाला है, पूरा का पूरा एक फ्लो बनाएंगे, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। तो आपके पास जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि यूएमएल है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, उससे आप पूरे की पूरी मॉडल बना देते हैं। जैसे अगर कोई बड़ी बड़ी से बिल्डिंग बनानी है तो क्या होता है, पहले उसका मॉडल बनता है, मॉडल अप्रूव होता है, उसके बाद चीजें बनती है। तो ये डिवाइसिंग का प्लान, एक पूरा प्लान बनाना पड़ता है। फिर एग्जीक्यूटिंग द प्लान। अब आपने क्या किया
कि प्लान तो डिफाइन कर दिया, अब उसको एक्चुअल में अप्लाई करना है। अगर आप चला रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई प्रोग्राम 2 मिनट में रिजल्ट दे रहा है, कोई प्रोग्राम 3 मिनट में रिजल्ट दे रहा है, बहुत ज्यादा टाइम बता रहा हूं लेकिन फिर भी समझिए इसको। नैनो सेकंड में बताऊंगा तो नैनो में ही दिक्कत हो जाएगी कि नैनो क्या होता है। 2 मिनट 3 मिनट, तो अगर आप एक प्रोग्राम 2 मिनट ले रहा है, एक प्रोग्राम 3 मिनट ले रहा है, तो आप 2 मिनट को चूज करेंगे, लेकिन यही 2 मिनट वाला 10 जीबी ले रहा है और यही 3 मिनट वाला 1 जीबी ले रहा है, तो आप कौन सा लेंगे? फिर ये 3 मिनट वाला ले लेंगे। तो एग्जीक्यूट करने के समय आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें हो रही है, सिस्टम रिसोर्सेज कैसे यूज हो रहे हैं, प्रोग्राम कितना फास्ट काम कर रहा है, प्रोग्राम कितना एक्यूरेट काम कर रहा है। एग्जीक्यूट करना है प्लान को अपने। फिर एक बार आपने ये कर लिया, फिर वैलिडिटी चेक करना है कि आपसे मांगा गया था खेत, या आपने खलिहान तो नहीं दे दिया। आपसे मांगा गया था एक्स, आप एक्स स्क्वायर तो नहीं दे बैठे, ये इवेलुएट करना पड़ेगा। तो ये हमने कुछ बातें की प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी की, और भी बाकी है। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।